अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का दूसरा मैच हुआ और आज दूसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। पूरे पाकिस्तान की नजरें इस मैच पर होती हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो फिर पाकिस्तानी कौम ये भूल जाती है कि उनका पॉपुलर लीडर अटक जेल के अंदर बंद है, उसको 36 दिन हो चुके हैं। कौम भूल जाती है कि पेट्रोल 300 से तजावुज कर चुका है। कौम भूल जाती है कि बिजली के बिल जो है आवाम दे नहीं पा रही और वो खुदकशियां कर रही है। तो वो सारे पाकिस्तानी ही उस मैच के पीछे लग जाते हैं और उस मैच के अंदर भी इंडिया ने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से फंसाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई, एक बड़ी खबर आई, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो ये जो एशिया कप हो रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। यानी पाकिस्तान है मेजबान, होस्ट मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर इसके 4 मैचेस हुए हैं और बाकी ज़ाहिर इंडिया नहीं खेलना चाहता था पाकिस्तान के अंदर और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न, उस वजह से कुछ श्रीलंका के अंदर मैच किए गए और आगे पीछे ये सारा मामला हुआ। लेकिन पाकिस्तान की औकात इतनी है कि अब दूसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि वेन्यू चेंज किया जाए, मैच मुकम्मल ना हो, मैच चलता नहीं है, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, फिर एड्स मिलते हैं, उनकी बना पे नफा होता है, पैसे मिलते हैं, तो वो नुकसान होगा, माली भी नुकसान होगा, मैच भी नहीं हो सकेगा। लेकिन इंडिया जिसका कोई रोल नहीं है, जो मेजबान नहीं है इस एशिया कप का, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं जय शाह, वो इंडिया से हैं, तो उन्होंने बगैर पाकिस्तान से पूछे, बगैर पाकिस्तान को बताए, डंके की चोट पर उन्होंने फैसला किया और उन्होंने वेन्यू तब्दील नहीं किया। यानी पाकिस्तान की सारी इतनी औकात रह गई है। अब हमारे मौलवी वो टीवी पे आते हैं और कहते हैं जी वो इंडिया जो है वो जाली चांद पर गया हुआ है, इंडिया जो है वो G20 इजलास हुआ, तो क्या हुआ, तो इंडिया के अंदर ये है मसला। हालांकि वहां पे मोदी भी नजर आए, वहां पे जो बाइडन भी पहुंचे हुए थे, वहां मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान उन्होंने आना गवारा नहीं किया। हमने बड़े नारे लगाए, हमने बड़े कहा कि वो हमें $25 अरब दे रहे हैं, उसमें से $10 अरब तो हम वापस भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद जनाब मोहम्मद बिन सलमान यहां तो नहीं आए, लेकिन वहां पर उन्होंने मोदी का भी हाथ पकड़ा हुआ था और वहां पर उन्होंने जो बाइडन का हाथ भी पकड़ा हुआ था। देखिए मुमालिक बैलेंस कैसे करते हैं। अब ईरान के साथ सऊदी अरब अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहा है, अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक है। जब अमेरिका ने दबाव डाला था सऊदी अरब और यूएई पर कि आप पेट्रोल की सप्लाई आप बढ़ा दें, ताकि अगर रशिया तेल सप्लाई नहीं बढ़ा रहा तो रशिया का नुकसान हो और हम आपसे तेल ले लें, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडन की कॉल तक नहीं उठाई थी और आज वो इकट्ठे मिले, तस्वीर आई, तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तो ममालिक बैलेंस करते हैं। जिन ममालिक की वर्थ होती है तो उनको इस चीज की परवाह नहीं होती कि कौन मुल्क नाराज हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो लोग स्टैंड लेते हैं तो उनकी इज्जत होती है। इसी तरह ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच और फिर ये पूरा एशिया कप, इसके अंदर पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं। पाकिस्तान होस्ट मुल्क है, पाकिस्तान से पूछा नहीं जाता, पाकिस्तान को बताया नहीं जाता। कहा जाता है कि इवन पाकिस्तान कहता है हम मुंह उठा के जाएंगे इंडिया, हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुंह उठा के जाएंगे। और जब हम कहते हैं कि हम मुंह उठा के जाएंगे, हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए, इंडिया कहते हैं आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। जिस तरह से नेपाल को सिक्योरिटी देंगे, जिस तरह से बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी देंगे, आपको भी देंगे। कोई आपके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल हमने नहीं रखा हुआ। बहरहाल जी आज मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का 24.1 ओवर का। भारत ने पाकिस्तान की शुरू में ही अच्छी धुलाई की, क्योंकि भारत एक बड़ी टीम है इंडिया की और उनको एक्सपीरियंस था कि पिछले मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने जो जल्दी विकेटें ले ली थी, रोहित शर्मा की और उसके साथ साथ जो है विराट कोहली की। तो आज इंडिया अच्छा खेला और रोहित शर्मा 56 रन बना के 49 बालों पे आउट हुए और उन्हें शादाब खान ने कैच आउट किया। और इस तरह शंबन गिल उनको आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने और सलमान अली आगा ने कैच लिया। उन्होंने 58 स्कोर बनाए। विराट कोहली नॉट आउट थे 8 स्कोर पर और केएल राहुल 28 बालों पर 17 स्कोर बना चुके थे। 24.1 ओवर हो चुके थे और बारिश आ गई और इस तरह से बारिश आई कि तालाब बन गया।
पूरा का पूरा ग्राउंड ही, इतनी बारिश हुई, हालांकि पिच को और ग्राउंड को कवर किया हुआ था, लेकिन बारिश इतनी हुई कि वो काम नहीं चल सका। अब इंडिया का 12 सितंबर को मैच है श्रीलंका के साथ, यानी परसों परसों मैच है। इंडिया ये चाहता था किसी तरह से भी पाकिस्तान को फंसू के मैच आज ही करवाया जाए, चाहे 20 ओवर का हो। 20 ओवर के मैच के अंदर पाकिस्तान को 181 रन का टारगेट मिलना था, और इस तरह की गीली पिच, इस तरह का गीला ग्राउंड जहां पे आप स्लिप हो सकते हैं, आगे वर्ल्ड कप है, आप रिस्क नहीं ले सकते कि आपका बॉलर या आपका बैटर या आपका कोई फील्डर या आपका कोई भी जख्मी हो जाए। तो लिहाजा इंडिया के ये था कि आज मैच मुकम्मल हो जाए, कल इंडिया को रेस्ट मिल जाएगी और फिर अगला मैच इंडिया ने श्रीलंका के साथ खेलना है। तो वो सारी कोशिश हुई, 3 जायजे हुए, पंखों के जरिए, पेडिस्टल फैंस के जरिए पिच को खुश करने की कोशिश की गई। बहरहाल बारिश दोबारा शुरू हो गई। जब सारा प्रोसीजर हो गया, 2 से 3 जायजे हो गए, अंपायर ने जाकर देखा और कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 34 ओवर का मैच हो, कोशिश कर रहे हैं 20 ओवर का मैच हो। बहरहाल बारिश दोबारा शुरू हो गई। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर थी कि अब ये मैच कल होगा, इंडिया को अब 50 ओवर का मैच कल खेलना पड़ेगा, और उसी तरह केएल राहुल और विराट कोहली आगाज करेंगे 24.1 ओवर से, और पूरे 50 ओवर का मैच, और उससे अगले दिन फिर इंडिया को मैच खेलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। एक तो ये है कि आज जो है वो बारिश के अंदर खेलना बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए, और 181 रन 20 ओवर के अंदर चेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन कल अगर इंडिया 350 स्कोर तक का पहाड़ खड़ा कर देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। अगरचे बाबर आजम ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, तकरीबन पाकिस्तान के अंदर तमाम ही तजजियाकार जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो यही कह रहे थे कि हमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए। बहरहाल बाबर आजम ने कहा कि मैंने पिच को मद्देनजर रखा है, जो भी फैसला है, इंडिया अच्छी पोजीशन पर है, 150 के करीब वो स्कोर बना चुका है, इंडिया 300 350 का स्कोर कर सकता है, फिर भी पाकिस्तान के लिए चेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पे आज जिस जाल में भारत ने पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की, उससे पाकिस्तान निकल आया है। और पाकिस्तान में मैंने जैसे कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक रिलीफ होता है पाकिस्तानियों के लिए, एक नई एंटरटेनमेंट मिल जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हाल है। आज 2 खबरें आई हैं, 2 खबरें मैंने जियो न्यूज पर सुनी। एक, गाड़ी के अंदर कराची के अंदर मियां और बीवी जा रहे थे, झगड़ा हुआ, मियां ने खुद को गोली मार ली और वह जख्मी हो गए। इतनी अदम बर्दाश्त है, इतने लोग परेशान हैं। एक दूसरी खबर आई, एक टूल प्लाजे पर कराची ही से कैशियर ने जो है वो टूल मांगा, गाड़ी वाला वो गुस्से में आ गया, लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग तंग हैं, उसने कैशियर को गोली मार दी। और दूसरी तरफ कल एक खच मारी टैसूरी ने, कामरान टैसूरी ने, जो सिंध के गवर्नर है, उन्होंने कहा कि यार ये मोबाइल लूटना तो समझ आता है, मोबाइल लूटना तो समझ आता है, लेकिन ये गोली मार देना किसी तरह से भी समझ नहीं आता। तो बजाय उनका तदारुक करने के ऐसे वाकयात करने का, गोली ना यार मारा करो, मोबाइल लूट लिया करो। अच्छा, फिर जी आज एक और खबर आई, आसम मुनीर साहब बड़े एक्टिव हैं करप्ट नासर के खिलाफ और फिर स्मगलिंग के खिलाफ, हवाला हुंडी के हवाले से भी काफी आज खबरें चली कि पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर 750 के करीब जो है हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। और आज एक और खबर आई कि कोई जो है वो तेल की स्मगलिंग का धंधा जो है, ईरानी तेल की स्मगलिंग के धंधे के अंदर 29 सियासतदान मुलव्वस हैं। ये जो आर्मी चीफ क्रैकडाउन कर रहे हैं उसके मुताबिक ये पता चला है, आईबी की रिपोर्ट आई है कि 29 सियासतदान मुलव्वस हैं और 90 सरकारी हुकाम, सरहदी इलाकों से 76 डीलर्स भी मुलव्वस निकले हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही है मुल्क भर में 995 पेट्रोल पंप ईरानी तेल फरोख्त करने का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग से सालाना 60 अरब से ज्यादा नुकसान हो रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट वजीर आला हाउस के अंदर ये जमा करवाई है कि ये जी 60 अरब का नुकसान हो रहा है। 29 सियासतदान, अब ये भी हो सकता है कि इस आड़ के अंदर एक क्रैकडाउन हो सकता है। जब इस तरह के मामला हो रहे होते हैं ना कि फलां हवाला हुंडी के अंदर मुलव्वस है, फलां तेल की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है, फलां डॉलर को जमा करने में मुलव्वस है, तो इससे कुछ जेन्युइन भी चीजें होती हैं, वाकई ऐसे जो लोग होते भी हैं जो ऐसा धंधा कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारा फिर आपके पास ना एक आ जाता है कि किसी को भी पकड़ कर अंदर कर दो और कहो कि ये ईरानी तेल स्मगल करने में लगा हुआ था। और दूसरी तरफ जी आज बिलावल बड़ा गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा ये जो हमारे हरीफ हैं या ये जो हमारे इत्तेहादी हैं जो साबका हमारे साथ हुकूमत के अंदर थे, वो जो हैं वो भाग रहे हैं,
وہ الیکشن سے جناب بھاگ رہے ہیں, وہ ڈر چکے ہیں, اس لیے وہ جنرل الیکشن میں نہیں آ رہے, جبکہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا جو ڈر گیا وہ مر گیا, تو لہٰذا ہمارے جو اتحادی ہیں جو حکومت کے اندر تھے ہمارے ساتھ, وہ اب ڈر چکے ہیں. اور اب سوال یہ پیدا تھا کس سے ڈر چکے ہیں, کس سے ڈر چکے ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان سے, کہ عمران خان کا اگر مقابلہ کرنا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. بہرحال جی, اس کے علاوہ صدر الوی پر الزامات لگ رہے تھے کہ صدر الوی نے الیکشن ایکٹ پر سگنیچر کیے, لہٰذا الیکشن ایکٹ پر سگنیچر کرنے کے بعد صدر الوی اب کس منہ سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. ایکٹ جو ہے وہ ایکٹ سے جو ہے ایکٹ عارضی ہوتا ہے, جو آئین ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے, آئین کے مطابق صدر کو ڈیٹ دینی چاہیے 90 دن کے اندر الیکشن کی, لیکن صدر کس منہ سے ڈیٹ دیں؟ صدر نے ایکٹ پر سگنیچر کیے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صدر نے الیکشن ایکٹ پر سگنیچر کیے ہیں, یہ صدر نے سائن نہیں کیے. یہ سائن جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب نے کیے تھے جب حج پر گئے ہوئے تھے نا الوی صاحب. اس وقت ایک تو 5 سال کی نائلی جو ہے, نائلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی, ایک یہ والا جو ہے وہ تبدیلی کی گئی تھی, اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیمی بل تھا اس پر سگنیچر جو ہے صادق سنجرانی صاحب نے کیے تھے, ڈاکٹر الوی صاحب نے نہیں کیے تھے. تو یہ اس کے اندر ڈاکٹر الوی سرخرو ہوئے ہیں, جبکہ حفیظ اللہ نیازی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کوئی پتہ نہیں, ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے, میری بھی ملاقات نہیں کروائی گئی, اس کی ماں کی ملاقات نہیں کروائی گئی, وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.